प्यारे बच्चों, क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का जो एग्ज़ाम 19 तारीख को होने वाला था, उसका एग्ज़ाम अब 20 तारीख को होगा। और हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। और सब विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से जितने मैंने चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया है, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं। तो आपका हिंदी इलेक्टिव में भी ज़रूर आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ज़रूरतमंदों को यह ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है अंतरा भाग 1 गद्य खंड से। इसका दो भाग है, गद्य खंड और पद खंड। तो हम लोग पहले गद्य खंड के चैप्टर को देख लेते हैं। पहला चैप्टर आपका ईदगाह प्रेमचंद का। तो यहाँ पर है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसी से नीचे क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिखना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब पहला इसका क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा प्रेमचंद। किस चीज़ को देखकर हामिद की दादी को खुशी हुई? तो चिमटा देखकर खुशी हुई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? तो ये है ईदगाह से। अब है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, बच्चे भी इतना त्याग सद्भाव और विवेक देख वह स्नेह रस में डूब गए। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन तो ललचाया होगा, पर वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। तो ये जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ईदगाह से लिया गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर किसका मन ललचाया होगा? तो हामिद का। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तीसरा क्वेश्चन है, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ईदगाह से लिया गया है। उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो ईद के नमाज का। सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अब अगला है आपका, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो हामिद। ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा? तो चिमटा। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है? तो अमीना। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक से संग्रहित है? तो मानसरोवर। हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? तो यहाँ हो जाएगा 3 पैसे। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो मुंशी प्रेमचंद। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, यह वाक्य किस कहानी का है? तो ईदगाह का। ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था? तो आबिद। ईदगाह है तो ईदगाह एक कहानी है। हामिद के पिता को गत वर्ष कौन सी बीमारी हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई? हो जाएगा हैजा। बचपन में बड़ों जैसे समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? तो यहाँ हो जाएगा अभाव। माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है? दादी अमीना। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। प्रेमचंद की सेवा सदन कहानी में किस समस्या को उजागर किया गया है? तो वेश्यावृत्ति की समस्या। हामिद के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं में एक विशेषता है, तो हामिद एक तर्कशील बालक है। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किस चीज़ को चित्रित किया है? तो अनमेल विवाह के दुष्परिणाम। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो हैजा से। निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो मुतुर्जा। अब है आपका चैप्टर 2 से दोपहर का भोजन अमरकांत जी का। तो यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन है, गद्यांश आप देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो दोपहर का भोजन। उपरोक्त गद्यांश में वक्ता कौन है? तो सिद्धेश्वरी। दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? मोहन के बारे में। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो अमरकांत। फिर है दोपहर का भोजन किसकी रचना है? अमरकांत। दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है? तो कहानी है।
मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही? तो सिद्धेश्वरी ने। खाली पेट जमीन पर लेटने के समय सिद्धेश्वरी के मुंह से क्या शब्द निकला? तो हाय हाय। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है? तो निम्न मध्य वर्ग। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की? तो हो जाएगा पत्रकारिता लेखन। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? तो हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? तो हाई स्कूल। भूख और गरीबी में प्रायः क्या नहीं टिक पाते हैं? तो धर्म और संयम। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो प्रमोद। दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? तो खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? तो हो जाएगा चना की। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? गुड़। अब आपका यहाँ तीसरा चैप्टर है टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई का। देखिए सबका लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन कहानी का कौन लेखक है, तो ये पूछता है एग्जाम में। अब इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसी से नीचे क्वेश्चन है। हिंदी कोर में तो जो गद्यांश दिया हुआ था उसी से सेम पूछ दिया है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है? तो हो जाएगा टॉर्च बेचने वाला। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। मनुष्य की आत्मा किससे त्रस्त है? तो भय और पीड़ा से। टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा 2। टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? तो साधु, दार्शनिक, संत, इनमें से सभी हो जाएगा। हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध डैश लेखक है, तो क्या चीज का? हास्य व्यंग का है। टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो व्यंग्यात्मक। टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो 5 साल। टॉर्च बेचने वालों को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? तो यहाँ हो जाएगा फिल्मों का संत। टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था? तो हो जाएगा सूरज छाप। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपने अंतर ज्योति जगाने की बात कहते हैं? तो हो जाएगा साधना मंदिर। हरिशंकर परसाई ने एक साहित्यिक परितिक डैश का संपादन किया, तो हो जाएगा वसुधा। जहां अंधकार वहीं प्रकाश है, यह किस पाठ से संकलित है? तो टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाले कहानी में मंच पर बैठा व्यक्ति कैसे कपड़े पहना था? तो सुंदर रेशमी वस्त्र। टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम में लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका आस्थाओं के बाजीकरण पर और धार्मिक पाखंड पर, दोनों पर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र नदी में क्या फेंकता है? तो टॉर्च की पेटी। टॉर्च बेचने वाले कहानी में टॉर्च किस कंपनी का है? तो सूरज छाप टॉर्च। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो हो जाएगा नदी में। भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, आदमी को डराना कितना आसान है, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो टॉर्च बेचने वाले से। अब आपका चौथा चैप्टर है गूंगे रांगेश राघव का, तो इस गद्यांश को पढ़ लेना है। क्वेश्चन है आपका पहला उपयुक्त अवतरण किस पाठ से उद्धृत है? तो यहाँ हो जाएगा गूंगे। आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है का अर्थ है? तो सभी लोग गूंगे हैं। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार कौन है? तो रागे राघव। गूंगे कहानी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा रागे राघव। गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदहीनता को रेखांकित किया गया है? तो दिव्यांग। गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली को कैसे बताया? तो इशारे से। गूंगे कहानी में बुआ
फूफा ने किसका पालन पोषण किया? तो गूंगे का। गूंगे को किसने पाला था? बुआ फूफा ने। गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है? तो यहाँ हो जाएगा गूंगा। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत किया? तो मेहनत की खाता हूँ। खेलते खेलते किसने गूंगे को चप्पत जड़ दी? तो हो जाएगा बसंता ने। दुनिया हंसती है हमारे घर को जब अजायब घर नाम मिल गया है, यह कथन किसका है? तो यह चमेली ने। गूंगे कहानी में चमेली ने गूंगे से क्या प्रश्न किया? तो क्यों रे तूने चोरी की है? राग्य राघव ने किस माध्यम से मानव की व्यवस्था और असहायता का चित्रण किया है? तो यहाँ हो जाएगा एक गूंगे के माध्यम से। गूंगे किस विधा की रचना है? तो ये आपका कहानी है। क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? तो चमेली। गूंगे पाठ में गूंगे किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है? तो इशारा करके। अब 5वां चैप्टर है ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा का। तो इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए, इसी से आपको क्वेश्चन फिर नीचे दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो सन 1888। सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने किसे शिक्षित किया? तो अपनी पत्नी को। ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? तो सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ था? 1840। ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? तो गुलामगिरी, चेतकर्यांग, आसुड़ और सार्वजनिक सत्य धर्म, इनमें से सभी हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो रूढ़िवादी। ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? तो सावित्री बाई। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले के रचनाकार सुधा अरोड़ा मुख्यतः एक डैश है, तो कथाकार। ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो आपका हो जाएगा 1848। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवाद और पुरोहितवाद पर अपनी किस किताब में कुठाराघात किया है? तो गुलामगिरी। किस संस्था द्वारा 1978 में सुधा अरोड़ा को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किस कार्य का उल्लेख किया है? तो शिक्षा संबंधी कार्य, समाज सुधार संबंधी कार्य, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो गया। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिली है? तो यहाँ है कि स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा। ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है? तो पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो। ज्योतिबा फुले स्त्री और पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध को चाहते थे? तो समानता का संबंध। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? तो अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। अब आपका छठा चैप्टर है, अच्छा छठा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।